हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नाजीवाद। मित्रों, नाजीवाद जो है विश्व इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि नाजीवाद के द्वारा ही हम हिटलर के बारे में जानेंगे। और हिटलर के बारे में जो परीक्षा में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं मित्रों, तो हिटलर के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। हिटलर यानी कि नाजीवाद, क्योंकि नाजीवाद को चलाने वाला हिटलर ही था। नाजीवाद की जो विचारधारा थी वो हिटलर ने ही दी थी जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद। मित्रों, नाजीवाद स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। पूरा देखने से आपको कंटेंट अच्छी तरह समझ आएगा। अगर आप 5 या 2 मिनट देखकर मेरा वीडियो छोड़ देंगे तो आपको मेरा कंटेंट अच्छी तरह समझ नहीं आएगा और ये वीडियो जो है वो लंबे समय तक आपके दिमाग में नहीं रहेगी, आपको याद नहीं रहेगा कंटेंट। अगर आप वीडियो पूरी तरह से देखेंगे तो लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगी, क्योंकि मेरे समझाने का तरीका जो है वो बहुत ही अच्छा है। मित्रों, आप वीडियो को पूरा देखें, फिर ही आप कोई निर्णय लें। अब मित्रों, वीडियो जो है पूरा देखने पर ही हम उन चीज़ों को ग्रहण कर पाते हैं। अगर हम वीडियो को पूरा ना देखें तो वो चीज़ें हमारी आधी अधूरी रह जाती है मित्रों, और आधा अधूरा ज्ञान जो है हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है परीक्षा में। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। मित्रों, कंटेंट शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने लाइक और सब्सक्राइब भी आप करेंगे, इसको शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगी और उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मित्रों, हमारे जैसे कई लोग हैं जिनको विश्व इतिहास की ये टॉपिक की आवश्यकता होती है, और इन टॉपिक को समझने के लिए वो भारी भरकम फीस देकर कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते। उन लोगों के लिए मेरी ये जो वीडियो है बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। तो आओ मित्रों, शुरू करते हैं नाजीवाद। नाजीवाद को समझने से पहले मित्रों, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताती हूँ कि नाजीवाद का उदय आखिर कैसे होता है विश्व इतिहास में। या जर्मनी जो एक देश था प्रथम विश्व युद्ध के लिए, जिसको उत्तरदायी ठहराया गया वर्साया की संधि में। और अगर हम प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ चुके हैं अच्छी तरह, वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है पिछली वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध, तो आपने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी हद तक जर्मनी ही उत्तरदायी था। तो मित्रों, नाजीवाद का उदय जर्मनी में ही होता है, और इसको विचारधारा को जो लाने वाला व्यक्ति था उसका नाम था हिटलर। तो नाजीवाद, और जो हमने पहले मित्रों फासीवाद के बारे में पढ़ा था एक वीडियो में, जो मुसोलिनी द्वारा लाया गया था इटली में, इन दोनों विचारधाराओं में कोई खास फर्क नहीं था। नाजीवाद जो था वो भी राज्य की सर्वोच्चता को मानता था, लेकिन इसमें एक विशेष बात ये थी कि ये यहूदियों की विरोधी नीति थी। इसने नाजीवाद ने यहूदियों के विरोध पर बल दिया था, यहूदियों के विरोध पर। नाजीवादियों का मानना था कि जर्मनी की जो जाति है, जर्मनी के जो लोग हैं, मूल रूप से जर्मनी के जो रहने वाले हैं वो आर्य हैं, आर्य। और ये आर्य क्या है? ये विश्व की सबसे श्रेष्ठ जाति है, श्रेष्ठ जाति है। मतलब आर्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आर्य का मतलब ही क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। यानी कि आर्य से ज़्यादा श्रेष्ठ जाति कोई भी नहीं है इस पूरे विश्व में। ये क्या थे? इन नाजीवादियों का मानना था। और जर्मनी में सिर्फ इन आर्यों को ही रहने का अधिकार है, आर्यों को ही रहने का अधिकार है, क्योंकि आर्य ही जो है वो जर्मनी के मूल निवासी हैं। इस तरह क्या थी ये जो नाजीवाद था मित्रों, ये यहूदियों का विरोधी था। यहूदी एक जाति थी जो मूल रूप से जर्मनी की नहीं थी। ये लोग क्या जर्मनी में बाहर से आके बसे हुए थे। अब जर्मनी में ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने मतलब यहूदियों का विरोध किया? तो मित्रों, एक मार्बिलस नाम का एक व्यक्ति था। इसने सबसे पहले यहूदियों का विरोध किया, सबसे पहले यहूदियों का विरोध किया। इसके बाद मित्रों एक डाइमबर्ग नोवालिस नाम का व्यक्ति था, जिसने राज्य की डाइमबर्ग नोवालिस
ड्राइमबर्ग नोवालिस नाम का व्यक्ति था जिसने मित्रों राज्य की शक्ति का आधार जो है वो राज्य को ही मानना है। मित्रों ये जो दो व्यक्ति है इनका जो नाजीवाद की जो विचारधारा देने में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हालांकि इन्होंने नाजीवाद की विचारधारा तो दी लेकिन उसको फैलाने का जो काम है वो हिटलर ने किया जर्मनी में। स्टीबोट चैम्बरलैन, इसका नाम भी हम नाजीवाद के अंतर्गत पढ़ते हैं। स्टीबोट चैम्बरलैन, ये व्यक्ति कौन था? तो ये व्यक्ति मित्रों वो व्यक्ति था जिसने आर्य जाति की श्रेष्ठता का सिद्धांत दिया था। मतलब इसी की ये विचारधारा थी कि आर्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ जाति है। 1918 में क्या था मित्रों, एक व्यक्ति और जिसका नाम था एक्टन डेक्सलर। एक्टन डेक्सलर, एक्टन डेक्सलर के द्वारा जर्मनी में जर्मन मजदूर पार्टी की स्थापना की गई। क्या स्थापना की गई मित्रों? जर्मन मजदूर पार्टी की स्थापना की गई 1918 में। और फिर 1920 में क्या होता है मित्रों, हिटलर नाम का, जो मैंने अभी आपको बताया, हिटलर नाम का एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, इस पार्टी को 1920 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल कर देता है। जर्मन श्रम दल, इस तरह क्या है मित्रों। और इसका अगर शॉर्ट में हम नाम देखें तो इसी का नाम क्या होता है, नाज़ी दल। इसी का नाम क्या होता है, नाज़ी दल। कुल मिलाकर ये जो पार्टी होती है, ये नाज़ी दल किसकी पार्टी होती है? ये मजदूरों की पार्टी होती है, श्रमिकों की पार्टी होती है। मित्रों प्रारंभ में क्या था कि जैसे विश्व के और देशों में था वैसे ही जर्मनी में क्या था, राजतंत्र था प्रारंभ में, प्राचीन काल में। फिर क्या है कि राजतंत्र क्या है, समाप्त हो जाता है। और फिर क्या है कि गणतंत्र की स्थापना होती है मित्रों। यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना होती है और 1933 में यहाँ पे तानाशाह शासन स्थापित हो जाता है। 1933 में क्या होता है, तानाशाह शासन स्थापित हो जाता है। इसी तरह क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, जर्मनी का जो सम्राट होता है हॉलैंड, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का जो सम्राट होता है हॉलैंड, वो जर्मनी छोड़कर चला जाता है और जर्मनी में चांसलर प्रिसमैक्स का शासन हो जाता है, या सारी जो स्थिति है उसके नियंत्रण में आ जाती है। जर्मनी का चांसलर आज भी हम देखते हैं मित्रों, वहाँ पे जो चांसलर ही है जर्मनी में जो सर्वे सर्वा है। पहले भी जब ये शासक जर्मन सम्राट जब हॉलैंड होता है उसका नाम, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी को छोड़कर चला जाता है तो चांसलर प्रिसमैक्स जो होता है वहाँ पे स्थिति को संभालता है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करता है मित्रों। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करता है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इसका गठन करता है। और एक व्यक्ति और होता है जिसका नाम होता है फ्रेडरिक एबर्ट। फ्रेडरिक एबर्ट का ये सहयोग लेता है स्थिति को संभालने के लिए और जर्मनी में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं। ये दोनों मिलकर, कौन कौन, चांसलर प्रिसमैक्स और फ्रेडरिक एबर्ट, ये दोनों मिलकर जर्मनी में अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं। फ्रेडरिक एबर्ट ने क्या किया मित्रों, जनवरी 1919 में संविधान सभा के चुनावों की घोषणा की। क्या की? जनवरी 1919 में क्या हुए, जर्मनी में संविधान सभा के चुनाव हुए। एबर्ट ने चुनावों की घोषणा की। इसी दौरान क्या होता है मित्रों, वहाँ पे एक विद्रोह होता है जो होता है स्कॉटिश विद्रोह। जर्मनी में कौन सा विद्रोह होता है? स्कॉटिश विद्रोह। इसको स्कॉटिश विद्रोह कहा जाता है। और ये किया किसने? ये स्कॉटिश विद्रोह जो है जनवरी 1919 में साम्यवादियों ने किया। और इसका दूसरा नाम क्या है मित्रों? साम्यवादियों का विद्रोह। अब नाम से ही हमें पता, साम्यवादियों यानी कि ये भी क्या है कि रूस की तरह, रूस में जैसे क्रांति के बाद साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो गई थी,
1917 में। उसी तरह ये क्या चाहते थे कि जर्मनी में भी साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो जाए। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो निबनेट नाम का एक व्यक्ति था। निबनेट मित्रों, मैं जो आपको नाम बता रही हूँ ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये पूछा जा सकता है पेपर में कि स्कॉटिश जो विद्रोह है ये किसके द्वारा किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया। तो ये निबनेट नाम का एक व्यक्ति था, इसके नेतृत्व में ये कहा गया, किया गया। और इसका मानना था कि जर्मनी में भी साम्यवादी व्यवस्था जो है वो स्थापित होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं रोजा लग्जमबर्ग में क्या हुआ। एक व्यक्ति था रोजा लग्जमबर्ग। ये व्यक्ति जो था इसने क्या किया कि जर्मनी के अंदर जो वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी उसको हटाने का प्रयास किया। मैंने आपको बताया था मित्रों कि शुरू में क्या थी, जर्मनी में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। फिर राजा के चले जाने के बाद वहाँ पर क्या वाइमर गणतंत्र की स्थापना होती है और ये रोजा जो लग्जमबर्ग नाम का व्यक्ति होता है इस वाइमर गणतंत्र को हटाने का प्रयास करता है। इसी बीच क्या होता है मित्रों, 1920 में जर्मनी में कापुष्ट विद्रोह होता है। कापुष्ट विद्रोह क्या होता है? कापुष्ट विद्रोह में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है वान वुल्फांग नाम का एक व्यक्ति होता है। ये क्या होता है, और लुत्सविक मतलब वान फुलवांग व इसके साथ एक व्यक्ति और होता है जिसका नाम होता है वान लुत्वित्स। ये दो व्यक्ति क्या करते हैं, मिलकर वाइमर गणतंत्र को हटाने के लिए विद्रोह करते हैं। और इस विद्रोह को क्या नाम दिया गया? कापुष्ट विद्रोह किया गया। कापुष्ट विद्रोह। एक व्यक्ति कौन होता है? वान वुल्फांग और दूसरा व्यक्ति होता है वान लुत्वित्स। ये दोनों मिलकर वाइमर गणतंत्र को हटाने के लिए जो विद्रोह करते हैं वो कापुष्ट विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फिर मित्रों जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में जर्मनी में किसी भी दल को क्या है, बहुमत नहीं मिलता है। चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है। इस समय क्या होती है, जर्मनी में 3 बड़े दल होते हैं। 3 बड़े दल। ये 3 बड़े दल कौन कौन से होते हैं मित्रों? तो 3 बड़े दल, पहला तो होता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी स्थापना किसने की थी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी स्थापना की थी उसने, जो एबर्ट था उसने की थी मित्रों। एबर्ट और चांसलर जो था उसने, दोनों ने मिलकर की थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। पहली तो ये दल था, दूसरा था डेमोक्रेटिक पार्टी, और तीसरा था कैथोलिक सेंटर पार्टी। तो इन तीनों दलों में से किसी को भी क्या होता है, बहुमत नहीं मिलता है पार्टी। तो इस तरह क्या होता है मित्रों, इन तीनों में से किसी को भी जो बहुमत नहीं मिलता है तो ये तीनों मिलकर क्या है कि सरकार का गठन करते हैं। इसी तरह होता है अपने यहाँ भी, भारत में भी अक्सर क्या होता है कि जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो मिली जुली सरकार भी बनती है, मिले जुले दलों की, और फिर उसका एक प्रधानमंत्री होता है। ऐसे ही मित्रों वहाँ पे क्या हुआ कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो इन तीनों दलों ने मिलकर सरकार बनाई। और सरकार में जो एबर्ट था मित्रों, पहले ही जो एबर्ट था उसको राष्ट्रपति का पद दिया। राष्ट्रपति, एबर्ट क्या थे? राष्ट्रपति थे। और सीडमैन को पीएम का पद दिया गया। मतलब सीडमैन एक नया व्यक्ति था, इसको क्या पद दिया गया? पीएम का पद दिया गया। इसी तरह मित्रों 1920 में क्या होता है कि 1920 से लेकर 1933 तक, 1920 से
1933 तक जर्मनी में शासन व्यवस्था वाइमर संविधान के द्वारा चलाई गई। मतलब जो वाइमर जो संविधान था उसमें चुनाव भी हुए, लोगों ने विरोध भी किया, फिर मिलीजुली दलों की सरकार भी बनी और सीडमैन को पीएम और एबर्ट को राष्ट्रपति बनाया गया। और जो 1920 से लेकर और 1933 यानी कि 13 वर्षों का जो शासन था वो वाइमर संविधान के द्वारा चलाया गया। अब मित्रों, वाइमर जो ये गणराज्य वहाँ पे स्थापित हुआ, इसके 2 सदन थे। वाइमर गणराज्य के कितने सदन थे? 2 सदन थे। पहले सदन का नाम था राइक्सटेग और दूसरे सदन का नाम था राइक्सट्राग। तो मित्रों, ये जो पहला सदन था तो हमारे यहाँ की लोकसभा के जैसा था, जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व था, और दूसरा जो था वो राज्य परिषद थी। एक तरह से आप इसको राज्यसभा मान सकते हैं, हमारे देश की जैसे राज्यसभा होती है जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, ऐसे यहाँ पे क्या ये राइक्सराट थी और इसमें राज्य परिषद भी कहा जाता था। मित्रों, अब मैं राइक्सटेग के बारे में आपको बताऊँ मित्रों, तो ये क्या थी? जनता की प्रतिनिधि संस्था थी, यानी कि इसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता था, इसके सदस्यों का चुनाव। और ये क्या, मंत्रिपरिषद पर भी नियंत्रण रखती थी। और इसका कार्यकाल कितना होता था मित्रों? राइक्सटेग का कार्यकाल, ये कार्यकाल था मित्रों 4 वर्ष का। इसका कार्यकाल कितना था? 4 वर्ष का था। और ये क्या है कि जनता द्वारा चुनी जाती थी और ये मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती थी, यानी कि सरकार पर नियंत्रण रखने का इसका काम था। अब मित्रों, राइक्सराट क्या चीज़ थी? राइक्सराट के बारे में जानते हैं। राइक्सराट, ये जो राइक्सराट थी ये एक राज्य परिषद थी, यानी कि राज्यों की प्रतिनिधि संस्था थी। और ये क्या है कि राइक्सटेग पर नियंत्रण रखती थी, यानी कि यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल निर्कुल शासन नहीं था, एक बिल्कुल ही प्रतिनिधि या जनता को मानने वाला लोकतंत्रात्मक गणराज्य था जर्मनी। फिर मित्रों, इतना सब होने के बाद भी जर्मनी में क्या है कि वाइमर गणराज्य क्या होता है, असफल हो जाता है। वहाँ की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के मामले में बिल्कुल असफल हो जाता है। और इसके कारण क्या होते हैं वो हमें जानने के लिए मित्रों अगली वीडियो में जानेंगे इसके कारण। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। धन्यवाद मित्रों।